अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज आपकी खिदमत में हाजिर है कवर लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आप ऑलरेडी जानते हो इसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। जो खुराक हम खाते हैं उसको हमारे जिस्म के अंदर एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑर्गेनली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? इट वाज बाय द कुलिकर इन 1880s। और कुलिकर ने 1880 में इसको डिस्कवर कर दिया मसल सेल के अंदर, और उसने इस टाइम उसको नाम दिया था सार्कोसोम। और उसके बाद जो साइज है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो बेसिक साइज होता है, जैसे हम कहते हैं कि दिस इज द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये साइज दो हवाले से है। इसका जो डायमीटर है, जो उसकी थिकनेस है, वो 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक है। और इसका जो लेंथ है, जो लेंथ वाइज है माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ है, वो 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ है। ये तो उसके साइज के हवाले से। जो शेप है, शेप माइटोकॉन्ड्रिया का वेरिएबल होता है। रॉड शेप भी है, थ्रेड लाइक भी है, और स्फेरिकल है। जो टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पास बेसिकली रॉड शेप होता है। जो टिपिकल है वो रॉड शेप होगा। माइटोप्लास्ट किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर चूंकि डबल मेम्ब्रेन है, अगर इसका आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर दिया जाए, तो इट विल बी नोन एज द माइटोप्लास्ट। सो विदाउट द आउटर मेम्ब्रेन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। अब उसके बाद दूसरा कॉन्ड्रियोम क्या है? टोटल नंबर इन द सेल, टोटल नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। किसी सेल के अंदर अगर 1000 माइटोकॉन्ड्रिया है, सो 1000 माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली नोन एज द कॉन्ड्रियोम। जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कॉन्ड्रियोम है या जो नंबर है इनसाइड द सेल, वो कितने होते हैं? वो फ्यू से लेकर के फ्यू थाउजेंड्स तक होते हैं। सो दे डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। अच्छा, क्योंकि ये पावर ऑफ सब सेल है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। सो इसका जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो सेल की फिजियोलॉजी या एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सेल जितना एक्टिव होगा माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद उतनी ज़्यादा होगी, और सेल जितना कम एक्टिव होगा माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्केलेटल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मिकदार है वो सबसे ज़्यादा है। 40% ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा हुआ है। इसी तरह सेल के अंदर, लिवर के अंदर 25% है। लेकिन एब्सेंट इन द आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्योंकि आरबीसी के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हो रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है। सो आरबीसी हमारा वो सेल है जिसमें द सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट द एरोबिक रिस्पायरेशन, इट इज जस्ट ग्लाइकोलाइसिस। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है जो आरबीसी को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन बाकी जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल डिपेंड कर रहा है उसकी एक्टिविटी के ऊपर। जैसे कार्टिलेज के अंदर उसकी तादाद आल्सो ये कम होता है। लेकिन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया है, ये किस तरह आया है, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, सो इट इज इवॉल्व फ्रॉम द एरोबिक बैक्टीरिया। ये एक इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर जैसे हम पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ है कि इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी होती है इवोल्यूशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी के मुताबिक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इवॉल्व हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया से। किस तरह? वहाँ पर एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस है कि सेल ने एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर दिया था, और एरोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ करने के बाद वो बैक्टीरिया सेल ने इसको इंटैक्ट रखा, इसको जिंदा रखा, और वह आहिस्ता आहिस्ता जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हुआ। सो हम किस तरह कह सकते हैं, क्या एविडेंसेस है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया से बना हुआ है? सो यहाँ पर हमने इधर लिखा हुआ है रिजेम्बलेंस विद एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया की क्या रिजेम्बलेंस है, किस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये एरोबिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है? सबसे पहले सर्कुलर डीएनए। एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए है। अगले बोर्ड पर हम देखते हैं, यहाँ पर 70S राइबोसोम। एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी 70S राइबोसोम है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S राइबोसोम मौजूद होता है। बाइनरी फिजन, एरोबिक बैक्टीरिया भी डिवाइड होता है बाइनरी फिजन से, और माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, दैट विल यूटिलाइज द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। और माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया से बना हुआ है बाय द एंडो सिम्बायोसिस।
कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये एक कंट्रोल पैरासिटिज्म था, कुछ कहते हैं ये एंडोसिम्बायोसिस है। सो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज द मल्टीपल सेल इंटरेक्शन। एक सेल ने दूसरे को खा लिया, जिस एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हुआ। सो माइटोकॉन्ड्रिया और एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे रिजेंबलेंस है, इस वजह से कहते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया से बना हुआ है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना सर्कुलर डीएनए है, 70s राइबोसोम में बाइनरी फिजन कर रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है। सो ये डिवाइड भी खुद हो रहा है, उसके अंदर अपना डीएनए है, अपना प्रोटीन बना रहा है, अपना राइबोसोम है, उसे अपना प्रोटीन बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली सेल में हम उस ऑर्गेनेली को कहते हैं जिसके अंदर अपना प्रोटीन भी खुद बन रहा हो, वो डिवाइड भी खुद हो रहा है, वो सेल्फ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये सेल्फ पे डिपेंड नहीं करता है। फिर इसको सेमी क्यों बोला है? व्हाई इट इज कॉल्ड द सेमी? सेमी इसलिए कह सकते हैं कि सेल के अंदर जिंदा रह सकता है पर सेल से बाहर जिंदा नहीं रह सकता है। सो आधा सेल के ऊपर उसकी जिंदगी डिपेंडेंट है, लेकिन अपने जो काम है वो खुद ब खुद कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम कहें, नोट, माइटोकॉन्ड्रियल जो म्यूटेशन है दैट पास फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। हम हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारे पास आ रहा है वो माँ की तरफ से आ रहा है, इसलिए जो इनहेरिटेंस है, एवोल्यूशन के बाद जो इनहेरिटेंस पॉइंट है, इनहेरिटेंस में भी कह सकते हैं। सो दैट इज द ऑफस्प्रिंग, ये ऑफ नहीं है, दिस इज द ऑफस्प्रिंग। सो ऑफस्प्रिंग इनहेरिट फ्रॉम द मदर थ्रू द एग। सो इवोल्यूशन के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है इनहेरिटेंस। अब वरासत में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया माँ की तरफ से मिलता है, एग के थ्रू। स्पर्म नहीं दे रहे, स्पर्म क्योंकि अपना माइटोकॉन्ड्रिया पास नहीं कर रहा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे को पास होता है जाइगोट के टाइम, वो एग से पास होता है। लेट्स सपोज अगर एक तरफ से कोई एग, इट विल फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। सो स्पर्म की नेक के बाद जो मिडल पोर्शन है, उसके मिडल पोर्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। सो स्पर्म अपना न्यूक्लियस जो है वो एग को पास कर देता है, और यहां पर जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस विल नॉट पास टू द एग, ये एग को पास नहीं होता। सो उसके बाद जब जाइगोट बनता है, एग और स्पर्म जब मिलते हैं उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद जब बच्चा बनता है, उस बच्चे को जो माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है वो एग से मिल रहा है। इस वजह से हम कहते हैं जो इनहेरिटेंस है ऑफस्प्रिंग, बच्चे के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है वो माँ की तरफ से आ रहा है। सो एवोल्यूशन के बाद इनहेरिटेंस। अब हम नोट की तरफ आते हैं। हम एक चीज नोट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन पास फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मौजूद है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन किस तरह होता है? वो एटीपीज नहीं बनाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया से फंक्शंस नहीं करते हैं। सो जो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन है वो एग की तरफ से बच्चे को मिलती है, सो दैट विल पास फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। सो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या था? पावर हाउस ऑफ द सेल, या इट इज आल्सो नोन एज सेल इनटू द सेल। ये अपने लिए एक अलग सेल जैसा बिहेव कर रहा है सेल के अंदर। सो इट इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। सो अगर आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि मल्टीपल मेम्ब्रेन सिस्टम किसके अंदर मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, के ऊपर नॉट इनसाइड बाहर। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियस के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, और जो गाल्जी बॉडी है वो भी मल्टीपल मेम्ब्रेन सिस्टम है। उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मल्टीपल मेम्ब्रेन सिस्टम है। हमारे पास जो सिर्फ जिसके ऊपर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है, जो मल्टीपल मेम्ब्रेन नहीं है, वो एक विक्यूल है, एक लाइसोसोम है, पैराक्सिसोम है, ये वो ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। बाकी जितने भी ऑर्गेनेलीज है, किसी के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, किसी के साथ है तो मेम्ब्रेन सिंगल लेकिन मल्टीपल मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह गाल्जी बॉडी के अंदर अगर हम देख ले, वैसे गाल्जी बॉडी एक मल्टीपल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मल्टीपल मेम्ब्रेन सिस्टम है। सो अब हम आते हैं जरा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे हम लोगों ने पिछले बोर्ड में देखा था कि द माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम है पोराइन। सो द पोराइन इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इस पोराइन से होता क्या है कि द एक्सचेंज बिटवीन द साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो कुछ साइटोसोल के अंदर जा रहे हैं, साइटोसोल से जो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं, वो पोराइन के थ्रू हो रहा है। सो आउटर मेम्ब्रेन की जो कुछ और प्रॉपर्टीज है वो क्या है? द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड परमिएबल। हम देख रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन टोटल के टोटल क्या है? स्मूथ है।
और दिस परमेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। आउटर मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर पोराइन प्रोटीन है, इसी चीजें बड़ी आसानी से पास हो सकती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन का मिकदार है, प्रोटीन कम है। इसी तरह द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल विद द यूकैरियोट, जिस तरह हम लोगों ने पिछले बोर्ड में देखा था, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो एरोबिक बैक्टीरिया का है और आउटर मेम्ब्रेन उस सेल का है जिस सेल ने इसको इनगल्फ किया था। और क्योंकि हम कहते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल बाद में बना, तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन इट विल रिजेंबल विद द यूकैरियोटिक सेल। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इन द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच फीचर इज रिजेंबल विद द यूकैरियोटिक सेल, दैट इज द ओनली आउटर मेम्ब्रेन। बाकी इनसाइड सारा का सारा ये प्रोकैरियोट की तरह है। सो नो मेटाबॉलिज्म, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म या कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कर रहा है। सो दिस विल मेंटेन द हाइड्रोजन ग्रेडियंट। हाइड्रोजन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जब इनर मेम्ब्रेन में रिएक्शंस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हाइड्रोजन को ऊपर पंप कर देता है, सो वो हाइड्रोजन ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए, ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप, ताकि हाइड्रोजन को वहां पर ज्यादा रखे और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है यहाँ पर हाइड्रोजन का मिकदार कम होता है। सो इस हाइड्रोजन ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए, ताकि उससे हाइड्रोजन बाहर भी ना जाए, तो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हेल्प आउट करेगा इस चीज को। सो आउटर मेम्ब्रेन के बाद हम आते हैं जरा उसके दूसरे स्टेप्स की तरफ, दैट इज नोन एज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन बहुत सारे पॉइंट्स पे फोल्ड हुआ है और जो आर फोल्ड है, ईच फोल्ड इज नोन एज द क्रिस्टी। आर उस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या कर रही है या क्रिस्टी का फंक्शन क्या है? क्रिस्टी असल में एरिया को इंक्रीज कर रहा है। जो रिएक्शंस मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे हैं उसके लिए एरिया को इंक्रीज करेगा। सो क्रिस्टी, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, दैट इज नोन एज द क्रिस्टी. The number of cristae is directly proportional to the mitochondrial activities. अब हमें कैसे, सेल माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है वो सेल के काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्रिस्टी की जो तादाद है वो माइटोकॉन्ड्रिया के काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जितना एक्टिव होता है जिस सेल के अंदर, नंबर ऑफ क्रिस्टीज भी उसके साथ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक है एक्टिविटीज या रिएक्शंस के साथ। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर रिएक्शन हो रहा है, स्पेशली कौन सा रिएक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इनर मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाट इज द एरोबिक रिस्पायरेशन? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जिसको हम बायोएनर्जेटिक्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके क्या चीज बना रहा है? वाटर। सो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोक्रोम A3 मौजूद है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके वाटर बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। सो जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो भी कहां पर हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इसी तरह इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान क्या होता है ये फिर हम बायोएनर्जेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोजन को पंप कर देता है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द आउटर कंपार्टमेंट या इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है। साथ में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी, वैसे एटीपी फॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस, लेकिन एडीपी के साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, एटीपी बनता है, इट विल बी नोन एज द फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि एडीपी के साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, सो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के इट इज नोन एज द फास्फोराइलेशन। सो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर NADH ऑक्सीडाइज होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके उसकी वजह से हाइड्रोजन ऊपर चले जाता है, और हाइड्रोजन जब नीचे आता है इस एटीपी सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करके और इसकी वजह से एटीपी बनती है, इस वजह से इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। सो जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो भी इसके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन भी इसी के अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव मेम्ब्रेन है। नंबर ऑफ क्रिस्टी जो होती है वो एक्टिविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड करती है। अब जरा इन सारी चीजों को हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर।
जब हम ग्लूकोज खाते हैं वो इंटर होता है हमारे सेल के साइटोसोल में। साइटोसोल में जब ग्लूकोज आता है तो सबसे पहले एक स्टेप होता है रिस्पायरेशन का, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जब हो जाता है तो 2 पायरुवेट बनते हैं और इस दौरान 4 एटीपी भी बनते हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर। जब 2 पायरुवेट बनते हैं, एक पायरुवेट इंटर हो जाता है, फिर दूसरा पायरुवेट इंटर हो जाता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जब पायरुवेट इंटर होता है इट विल आल्सो यूज द एटीपी, ये भी एटीपी को खर्च करेगा। सो पायरुवेट बनने के बाद जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो ऑक्सीडेज पायरुवेट या पायरुवेट ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से होता है। और उसके दौरान खास काम क्या होगा, सो इट विल बी नोन एज द डीकार्बोजाइलेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिस्पायरेशन का पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, पहला जो रिस्पायरेशन का जो स्टेप है वो तो ग्लाइकोलाइसिस है, साइटोसोल में हो रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो है डीकार्बोजाइलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट। पायरुवेट जब भी इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सो पहले होता है डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब होता है जब इंटर होता है उसके अंदर 3 कार्बन थे तो इसका एक कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्प्लिट हो जाता है, इस वजह से इसको कहते हैं डीकार्बोजाइलेशन। और साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए हमारे पास एक कोएंजाइम मौजूद है, दिस इज नोन एज द NAD। सो NAD एक्ट एज एन कोएंजाइम, वो एज अ कोएंजाइम काम करेगा। कोएंजाइम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा और ट्रांसफर करेगा। सो अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि सबसे पहले पायरुवेट ऑक्सीडेज एंजाइम किस चीज को एज अ कोएंजाइम यूज करेंगे, दैट विल बी द NAD। NAD एज अ कोएंजाइम इस्तेमाल हुआ और कोएंजाइम के बाद ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में, रिड्यूस हो जाता है, खुद NADH में कन्वर्ट हुआ। सो यहां पर एक NAD जो है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है, क्योंकि इसने पायरुवेट को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हुआ। यही NADH जा करके जो इनर मेम्ब्रेन है, जो क्रिस्टी है, उस क्रिस्टी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये NAD जा करके वहां पर इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद और हाइड्रोजन भी देता है। ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन देने के बाद हाइड्रोजन पंप कर देगा इन द आउटर कंपार्टमेंट या इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और NAD वापस आकर के फिर NADH में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शंस चलता रहेगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पहला स्टेप हुआ वो डीकार्बोजाइलेशन ऑफ द पायरुवेट हुआ और ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट हुआ। उस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जब पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो जाता है हमें मिलता है एसिटाइल, लेकिन एसिटाइल से पहले यहाँ पर स्टेप में एसिटाल्डिहाइड बनता है, बाद में एसिटाइल बनता है। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर। सो जब एसिटाइल आता है, एसिटाइल आने के बाद वो करेगा क्रेब्स साइकिल, लेकिन क्रेब्स साइकिल जाने से पहले इसने NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन पास होता है इसी मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोक्रोम मौजूद होते हैं जो प्रोटीन है और जिसके साथ हीम एजा कोएंजाइम के तौर सॉरी कोफैक्टर के तौर पर पड़ा होता है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा करके साइटोक्रोम B के पास चला जाता है। साइटोक्रोम B के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C, A और A3 के बाद। सम टाइम भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब होता है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोक्रोम किस तरतीब से पड़े होते हैं। सो साइटोक्रोम B, C, A और A3। ये इलेक्ट्रॉन जा करके A के बाद जाएगा A3 के पास। सो हर लेवल पे ये पंप करेगा हाइड्रोजन को फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। लेकिन जो आखिरी साइटोक्रोम A3 होता है उस लेवल पर ये हाइड्रोजन को पंप नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन निकल करके वाटर के साथ ऑक्सीजन को मिला करके H2O बनाता है। H2O बनाने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन भी हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रहा है, यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो रही है, सब कुछ क्लियर हुआ। नाउ जो हाइड्रोजन ऊपर पंप हो गए, सो आउटर कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन का मिकदार ज्यादा होता है और जो मैट्रिक्स है वहां पर हाइड्रोजन का मिकदार कम होता है। यही हाइड्रोजन का एक ही वाहिद रास्ता होता है, वो ATP सिंथेज, या इसका दूसरा नाम है F1 एंड F0 पार्टिकल, या इसका दूसरा नाम है ऑक्सीजोम। सो इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं और इसको ATP सिंथेज इसलिए कहते हैं, बेसिकली ATP सिंथेसिस कर रहा है। सो जो हाइड्रोजन ऊपर चले गए, ये हाइड्रोजन जब वापस आउटर कंपार्टमेंट से इनर कंपार्टमेंट में
आता है, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन आता है। सो इस प्रोसेस को तो बेसिकली हम कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस, जो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ चुके हैं। सो ये जो हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द कीमियोऑस्मोसिस, इसको हम कीमियोऑस्मोसिस भी कहते हैं। सो जब एटीपी सिंथेज हाइड्रोजन नीचे आता है, वो एटीपी सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जब एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलकर के क्या चीज बना रहा है, एटीपी बना रहा है। इस एटीपी फॉर्मेशन को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। लेकिन किस तरह हुआ, ऑक्सीडेटिव। व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव, क्योंकि यहां पर पायरुवेट ऑक्सीडाइज हुआ, फिर एनएडीएच ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऊपर पंप किया, जब हाइड्रोजन वापस एटीपी सिंथेज से नीचे आया तो ये एटीपी बन गई। ये हुआ इसकी इनर मेम्ब्रेन के बारे में। नाउ दो मेम्ब्रेन खत्म हो गए, अब हम आते हैं जरा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया द फ्लूइड इज देयर, दिस फ्लूइड इज नोन एज द मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स कंटेन द डिफरेंट रिस्पिरेटरी एंजाइम्स। उसके अंदर मुख्तलिफ रिस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होता है। उस एंजाइम का फंक्शन क्या है या वो एंजाइम क्या करेगा। सो जब पायरुवेट आता है मैट्रिक्स के अंदर, पायरुवेट ऑक्सीडाइज हुआ, एसिटाइल बना, एसिटाइल करेगा क्रेब्स साइकिल इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर वही बात है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर। सो जब एसिटाइल आता है, एसिटाइल क्रेब्स साइकिल करेगा, उस क्रेब्स साइकिल के दौरान भी यही दो प्रोसेस होते हैं, डीकार्बोजाइलेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और NAD एज अ को एंजाइम यूज होकर के NADH बनेगा। ये NADH फिर आकर के उसी तरह हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वापस आकर के क्या चीज बनेगा, NAD। ये फिर NADH आकर के अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दे करके NAD बनेगा, फिर NAD वापस NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर भी NAD एज अ कोएंजाइम इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर भी NAD एक हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जब क्रेब्स साइकिल इन द मैट्रिक्स होता है, इस क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH बनते हैं, NADH बनते हैं, यहाँ पर FADH भी बनेगा, NADH भी बनेगा, लेकिन साथ में इस क्रेब्स साइकिल के दौरान एक ATP भी बन जाती है। इस ATP फॉर्मेशन को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ना एक सबस्ट्रेट जब दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर बेसिकली हमारे पास मौजूद है सक्सिनाइल को ए, जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो एटीपी बनता है। इसलिए दो सबस्ट्रेट के दरमियान एटीपी बनी, इसलिए इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, क्योंकि NADH की ऑक्सीडेशन होगी। सो ये दो फास्फोराइलेशन समझ आया होगा कि एक सबस्ट्रेट लेवल होता है, दूसरा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, क्रेब्स साइकिल जब होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर और क्या क्या चीजें हो रही है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है DNA, सर्कुलर DNA मौजूद है, जैसे हम लोगों ने पिछले बोर्ड में भी डिस्कस किया था कि दिस सर्कुलर DNA इज लाइक इन द एरोबिक बैक्टीरिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर DNA भी मौजूद है। ये गालिबन 3% ऑफ द सेल DNA होता है। सेल के अंदर जितने भी DNA है उसका 3% माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी काउंट होता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल का जो DNA होता है वो सर्कुलर है, एरोबिक बैक्टीरिया की तरह। ये क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होता है, इसके साथ प्रोटीन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल जो सर्कुलर DNA है वो ट्रांसक्रिप्शन भी कर लेता है, उससे मैसेंजर RNA बनता है, और मैसेंजर RNA के साथ अमाइनो एसिड्स लग करके प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन भी कर रहा है। और साथ में इसके अंदर जब इसकी ट्रांसलेशन होती है वो 70S राइबोसोम करवा रहा है। सो 70S राइबोसोम भी एरोबिक बैक्टीरिया की तरह है, उसका सर्कुलर DNA भी बैक्टीरिया की तरह है। इसके इनर मेम्ब्रेन में रिएक्शंस हो रहे हैं, ये भी बैक्टीरिया की तरह है, एरोबिक बैक्टीरिया। इसका मेम्ब्रेन फोल्ड है, ये भी एरोबिक बैक्टीरिया की तरह है। ये बाइनरी फ्यूजन करेगा, ये भी बैक्टीरिया की तरह एक फीचर है। इस वजह से हम कहते हैं, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एरोबिक बैक्टीरिया। सो 70S राइबोसोम भी बैक्टीरिया की तरह है। तो अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाए कि कौन से फंक्शंस हो रहे या विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर होगा क्रेब्स साइकिल, अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। सो रिस्पायरेशन का एक स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, वो है ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस, बाकी सारा का सारा जो रिस्पिरेटरी प्रोसेस है या जो एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस है वो सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब हम आते हैं जरा एक और टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम आते हैं जरा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पहला फंक्शन होगा दैट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन जा करके हाइड्रोजन पंप करते हैं, वापस आते हैं एटीपी बनती है। और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है जो हम समझ गए क्रेब्स साइकिल के अंदर हो रहा है। और उसके साथ क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद साइटोक्रोम A3 जो है वहां से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके वाटर बना देता है। सो दिस इज नोन एज व्हाट द मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और अमाइनो एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन के दौरान ये एक टॉपिक है बायोएनर्जेटिक्स का। जब प्लांट्स के अंदर फोटो रिस्पायरेशन होता है तो वहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया अमाइनो एसिड्स भी बनाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर 2 ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स पर ऑक्सीजोम से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर के माइटोकॉन्ड्रिया इसको सेराइन में कन्वर्ट कर देता है। सो 2 ग्लाइसिन को सेराइन में कन्वर्ट करता है फोटो रिस्पायरेशन में। ये प्लांट्स के अंदर हो रहा है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कर रहा है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में होता क्या है कि फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द CH2O। फेट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में ये प्रोसेस हो रहा है। सो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बेसिकली 2 ऑर्गेनेल इसका काम है, एक है ग्लाइऑक्सिसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया भी ग्लाइऑक्सिसोम के साथ इन्वॉल्व है इन द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। सो हम कह सकते हैं कि ये फेट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है इन द प्लांट्स। बेसिकली ये रिस्पायरेशन कर रहे हैं उसको तोड़ देता है, लेकिन वहां पर जब फोटो रिस्पायरेशन के साथ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पढ़ोगे, सो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर एक चीज है कि जब सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कन्वर्ट कर देता है BH इनटू द कार्बोहाइड्रेट। एक प्रोसेस है वहां पर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आते रहेंगे आपके साथ और अपलोड करते रहेंगे और भी लेक्चर्स एमडीकेट के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।